कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उसको उस कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण उस कण में एक त्वरण उत्पन्न होता है और उसी त्वरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वृत्तीय मार्ग में गति करते हुए कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण कण पर वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर एक त्वरण लगने लगता है जिसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अभिकेंद्र। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन देखो, ये हमारा एक वृत्तीय मार्ग है और इस वृत्तीय मार्ग में एक कण जो है वो गति कर रहा है। कैसी गति? हम कण की गति मान रहे हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, जो कण होता है उसके वेग की दिशा तो निरंतर बदलती रहती है, लेकिन कण के वेग का जो परिमाण होता है वो नियत है। और हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कण के वेग की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो केंद्र की ओर होता है। अब जैसे मान लीजिए ये वृत्तीय मार्ग में कण की गति हो रही है और इस वृत्तीय मार्ग का केंद्र है O। कितना केंद्र है? O। ये O इस वृत्तीय मार्ग का केंद्र है और इस वृत्तीय पथ पर कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है। तो जब कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो कण के वेग की दिशा जो होती है, कण के वेग की दिशा वृत्तीय मार्ग के स्पर्श रेखी होती है। तो जब कण हमारा बिंदु P1 में है, इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि कण के वेग की दिशा इस बिंदु पर कम है। तो किसी भी बिंदु पर वृत्तीय मार्ग के किसी भी बिंदु पर कण के वेग की जो दिशा होगी वो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। जब कण के वेग की दिशा हम जहाँ देखेंगे तो वो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। तो जो कण का वेग है बिंदु P1 पर वो वेक्टर V1 सदिश से निरूपित किया जाएगा। अब जब का हमारा बिंदु P1 से बिंदु P2 में पहुंचेगा, बिंदु P1 से बिंदु P2 में पहुंचेगा, बिंदु P1 से बिंदु P2 में पहुंचेगा यहां पर। ठीक है, बिंदु P2 में। तो इस बिंदु पर कण के वेग की दिशा किधर होगी? इस बिंदु पर कण के वेग की दिशा इस बिंदु पर वृत्तीय मार्ग में खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। जहां पर कण के वेग की दिशा ये वेक्टर V2। अब हमने यहां जो कण के वृत्तीय मार्ग में गति को माना है तो वो एक समान वृत्तीय गति है। कैसी गति है? तो एक समान वृत्तीय गति में जो कण के वेग का परिमाण होता है वो नियत होता है। तो मतलब बिंदु P1 पर कण के वेग का परिमाण और बिंदु P2 पर कण के वेग का परिमाण ये दोनों जो है समान, क्योंकि कण हमारा एक समान वृत्तीय गति है। तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के वेग का परिमाण
सदैव नियत रहता है। तो बिंदु P1 पर कण का वेग का परिमाण और बिंदु P2 पर कण के वेग का परिमाण ये दोनों समान। तो बिंदु P1 पर कण के वेग को हम लिख लेते हैं, वेग के परिमाण को माड ऑफ वेक्टर V1, और बिंदु P2 पर कण के वेग के परिमाण को लिखते हैं माड ऑफ वेक्टर P2, और यह परिमाण हमारा V। ठीक है। अब यहां हम लोग ये देखेंगे कि दोनों बिंदुओं पर कण के वेग का परिमाण नियत है। कण जब हमारा बिंदु P1 से बिंदु P2 तक पहुंचे तो इसको इस वृत्तीय मार्ग के बिंदु P1 से बिंदु P2 तक पहुंचने में कुछ समय लगे। तो मान लीजिए बिंदु P1 से बिंदु P2 तक पहुंचने में जो समय इसने लिया है वो डेल्टा T, और बिंदु P1 से बिंदु P2 की जो दूरी है, या हम कण द्वारा तय रेखीय दूरी की बात करें तो वो यहां पर डेल्टा एस है। और इस समय कण ने जो कोणीय पथ या कोणीय विस्थापन तय किया है वो डेल्टा थीटा है। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि बिंदु P1 और बिंदु P2 पर अभिलंबों के बीच जो कोण है वो डेल्टा थीटा है। तो बिंदु P1 व P2 पर स्पर्श रेखाओं के बीच कोण क्या है, जबकि ये दोनों समान होंगे, लेकिन हमें इन चीजों को देखना है। बिंदु P1 और बिंदु P2 पर वृत्तीय मार्ग में अभिलंबों के बीच जो कोण है और स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण है क्या वो समान होगा, और समान होगा तो इस बात को हम लोग कैसे समझें। ठीक है। तो यहां पर ये हमारा जो है OP1 है अभिलंब, OP1, और ये जो है बना अभिलंब OP2, OP2। अभिलंब OP2। तो ये कौन है अपना डेल्टा थीटा। अब हम बिंदु P1 पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और बिंदु P2 पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ये है हमारा वेक्टर V1 और ये है हमारा वेक्टर V2। देखो ये कोण डेल्टा थीटा है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो बताओ ये वाला कोण कितना बनेगा। ये कोण मान लो तुम्हारा x है, ठीक है। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसका मतलब डेल्टा थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x बराबर 360। तो इस तरीके x का जो मान निकल करके आएगा वो 180 माइनस डेल्टा थीटा आएगा। ठीक है। अब देखिए जो ऋजु रेखा होती है
उसका पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बनने वाला है वो ये, और वो कोण हमारा डेल्टा थीटा ही होगा, क्योंकि इतना कोण हमारा 180 माइनस डेल्टा थीटा है, ये पूरा हमारा 180। तो जब हम 180 में 180 माइनस डेल्टा थीटा को घटाएंगे, ये कोण हमारा डेल्टा थीटा निकलकर आने वाला है। ठीक है, तो ये पता लगा कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बिंदु P1 व P2 पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बिंदु P1 व P2 पर खींचे गए अभिलंबों के बीच के कोण के बराबर। यहां पर हम लोग देख रहे हैं त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, जब किसी कण के वेग में परिवर्तन होता है तो कण पर त्वरण आरोपित होता है, और 1 सेकंड में हुआ वेग परिवर्तन कण पर आरोपित त्वरण कहलाता है। तो हमें यहां पर देखना है कि इस कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण कण के वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, और उसी परिवर्तन की दर हम समय के साथ ले लेंगे। मतलब 1 सेकंड में जो कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग परिवर्तन हुआ है, उसको हम यहाँ पर कण पर लगने वाला त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो अभिकेंद्र त्वरण कैसे उत्पन्न होता है? अभिकेंद्र त्वरण जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में एक समान वृत्तीय गति करता है, अर्थात जिसमें कण के वेग का परिमाण नियत रहता है, लेकिन कण के वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति में कण के वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष कण पर लगने वाला त्वरण होगा, और यह त्वरण कण पर केंद्र की ओर लगेगा, वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लगेगा, जिसे हम लोग अभिकेंद्र त्वरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि बिंदु P1 से जब कण बिंदु P2 तक पहुंचता है, और जिसमें वह समय डेल्टा टी लेता है और रेखीय विस्थापन डेल्टा एस तय करता है और कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा तय करता है, तो उस स्थिति में कण के वेग में परिवर्तन कितना है, तो कितने समय डेल्टा टी में कण के वेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो किन्हीं दो सदिशों का अंतर हमें लेना होगा। मतलब अंतिम वेग में यदि हम प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, तो यहां पर हम कण के वेग में परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग समांतर चतुर्भुज के योग के नियम के द्वारा जो अंतर ज्ञान करने का तरीका है उसका उपयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग एक सदिश का चित्र बनाते हैं, जिसमें हम लोग इन दोनों सदिशों का अंतर ज्ञान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिंदु Q मान लेते हैं, और बिंदु Q से वेक्टर P1 सदिश का पैमाना इस प्रकार मानते हैं कि इसकी लंबाई त्रिज्य सदिश के बराबर। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले वेक्टर V1 को ड्रॉ करते हैं परिमाण एवं दिशा के साथ। वेक्टर V1 को ड्रॉ करते हैं परिमाण एवं दिशा के साथ। ये जो हमारा वेक्टर V1 है, ये इसकी लंबाई हमने इस तरीके पैमाना माना है कि इसकी लंबाई वेक्टर V1 की R के बराबर। ठीक है, ये हमारा हो गया वेग वेक्टर V1। अब इसी के बाद इसी बिंदु से हम दूसरे सदिश वेक्टर V2 को बना लेते हैं डेल्टा थीटा कोण पर, क्योंकि अभिलंबों के बीच जो कोण निकल कर आया वही स्पर्श रेखाओं के बीच कोण निकल कर आया डेल्टा थीटा। यहाँ पर हम जो है दूसरा सदिश डेल्टा थीटा कोण पर बनाते हैं। अब ये हमारा हो गया वेक्टर V2।
और ये कोण हो गया हमारा डेल्टा थीटा। अब बच्चों अगर हम वेक्टर v1 से वेक्टर v2 को मिला देंगे, ये जो हमारा सदिश आएगा वो इन दोनों सदिशों के बीच अंतर होगा। और देखिए जिसकी दिशा वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर आ रही है, डेल्टा वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। इसी अंतर को ज्ञात करने का एक तरीका और था। यहां पर हमने क्या किया, QA से QA सदिश से वेग वेक्टर v1 को निरूपित किया है और QB सदिश से वेग वेक्टर v2 को निरूपित किया है, और जो वेक्टर AB सदिश है वो इन दोनों सदिशों के अंतर को निरूपित कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज की योग के नियम से अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए हमें वेक्टर v2 में वेक्टर v1 के विपरीत सदिश को जोड़ना होगा। क्योंकि जब हम वेक्टर v2 प्लस माइनस वेक्टर v1 कर रहे होंगे, तो ये वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 बन जाएगा, और जो कि डेल्टा वेक्टर v के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर v1 का एक विपरीत सदिश, तो वेक्टर v1 का एक विपरीत सदिश ले लेते हैं। वेक्टर v1 का एक विपरीत सदिश ले लेते हैं। ये वेक्टर v1 के बराबर है जो वेक्टर v1 के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होगा, जो वेक्टर v1 के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनस वेक्टर v1। क्लियर। अब इसके बाद हम, ये हमारा वेक्टर v2 है, तो वेक्टर v1 वेक्टर v2 के समांतर एक रेखा खींच देंगे, और यहां बिंदु B से एक वेक्टर माइनस वेक्टर v1 के समांतर एक रेखा खींच देंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को बिंदु Q से निरूपित करें, जिस बिंदु से हमने दोनों सदिशों को निरूपित किया है, उसी बिंदु से हमें विकर्ण को भी बनाना है इस समांतर चतुर्भुज को। तो ये विकर्ण इन दोनों सदिशों के योग को निरूपित करेगा, मतलब वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 को निरूपित करेगा, और जो कि डेल्टा वेक्टर v के बराबर है। क्लियर। तो सदिश वेक्टर v2 और माइनस वेक्टर v1 का योग इन दोनों सदिशों के अंतर को निरूपित कर रहा है। देख सकते हैं आप, ये वाला सदिश इस वाले सदिश के समांतर, तो चाहे तो हम एक बिंदु से दोनों सदिशों को निरूपित करने के पश्चात उनके तीर की नोकों को जोड़ने वाला एक सदिश निरूपित करते हैं, जो उन दोनों सदिशों के अंतर को निरूपित करेगा। या हम पहले सदिश के विपरीत सदिश को लेकर के दूसरे सदिश के साथ जोड़ कर देते हैं, और ये योग हम समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालेंगे तो दोनों सदिशों के बीच का अंतर आ जाएगा। तो ये कुछ तरीका है इन दोनों सदिशों के वेग के अंतर को ज्ञात करने के लिए। यहां हम देख सकते हैं कि वेक्टर v2 और वेक्टर v1 का ये जो अंतर आ रहा है डेल्टा वेक्टर v, ये वृत्तीय मार्ग में कण के केंद्र की ओर आ रहा है, कण के केंद्र की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब है
जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो कण के वेग में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होता है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि कण के वेग में परिवर्तन अगर वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर है तो कण पर लगने वाला त्वरण वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होगा। क्लियर? अब हमें वेग परिवर्तन डेल्टा v पता है और वेग में परिवर्तन जो हुआ है वो डेल्टा t सेकंड में हुआ है। तो बच्चों ये बताओ जो अभिकेंद्र त्वरण होगा, देखिए डेल्टा t सेकंड में वेग परिवर्तन डेल्टा v, तो 1 सेकंड में वेग परिवर्तन कितना है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब देखो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर यहाँ हमारा समयंतराल बड़ा है तो ये चाप के तरीके हम इसको मानेंगे, लेकिन अगर ये समयंतराल हमारा डेल्टा t टेंडिंग टू 0 होगा, मतलब लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, हम लोग यहाँ पर समय की सीमा मान लेते हैं कि समय हमारा अनंत सूक्ष्म समय है, तो ये जो बिंदु P2 है इस बिंदु P1 के बिल्कुल पास में होगा। ऐसी स्थिति में जो P1 P2 है ये हमारा एक चाप न होकर के इतना छोटा सा अवयव है कि हम इस O P1 P2 को एक त्रिभुज मान सकते हैं। वो P1 P2 को क्या मान सकते हैं? एक त्रिभुज मान सकते हैं। तो वो सीमा में लगा दी है और अब जो है इसे कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष, और जो कण के वेग की दिशा के कारण उत्पन्न त्वरण है अर्थात और जिसकी दिशा केंद्र की ओर है ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण। जो कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग परिवर्तन हुआ डेल्टा v, उसको यहाँ पर हमने रखा है, और जो समय परिवर्तन है डेल्टा t वो यहाँ रखा है। और इसमें जब हमने समय की सीमा को अनंत सूक्ष्म किया है तो ये वेग परिवर्तन की दर समय के साथ जो निकल कर आती है वो अभिकेंद्र। अब हमें इस dv/dt का मान जो है इन दोनों चित्रों की सहायता से ज्ञान करें। यहां पर अगर हम लोग देखें जो हमारा त्रिभुज है O P1 P2 तथा जो हमारा त्रिभुज है QAD ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप। क्यों समरूप है? क्योंकि यहां पर बच्चों जो हमने कोण लिया डेल्टा थीटा अविलंब के बीच में, वही कोण स्पर्श रेखाओं के बीच में भी है, और इन दोनों सदिशों वेक्टर v1 और वेक्टर v2 का निरूपण पैमाना मानकर किया गया और जिसको हमने वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के लंबाई के बराबर बनाया हुआ है। तो वेग के परिमाण के बराबर होने की वजह से QA QB के बराबर है, और पैमाना इस प्रकार माना गया है कि OP1 और OP2 के बराबर इनकी लंबाइयां रखी जाए। तो दो भुजाओं और एक कोण के समान होने के कारण ये दोनों त्रिभुज QAB और OP1 P2 हमारे समरूप, और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात जो है समान होता है। तो यहां पर हम लोग P1 P2 और त्रिभुज OP1 P2 में P1 P2 और OP1 के बीच अनुपात लेते हैं, तो इसके संगत इस त्रिभुज में एक भुजा हमें लेनी है AB और दूसरी भुजा लेनी है QA। अब ये देखा जाए तो P1 P2 का मान हमारे पास डेल्टा S है, वो P1 का मान हमारे पास वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है, और जो AB का मान है वो
कण के वेग में परिवर्तन वो डेल्टा V है, और जो QA का मान है वो हमारा मादा वेक्टर V1 होगा, मतलब वेक्टर V1 का परिमाण, और जो कि एक समान वृत्तीय गति में क्या है, नियत। यहां पर हम नियत बच्चों वेग परिवर्तन हमारे पास, अगर हम इसमें समयांतराल से भाग लेंगे तो हमारे पास वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन मतलब त्वरण आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों पक्षों में समय डेल्टा टी का भाग देंगे, डेल्टा टी से भाग देंगे। ये निकल कर आ रहा है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, 1/r बराबर 1/v डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। अब यहां हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि जो हम बिंदु P1 से बिंदु P2 तक करके पहुंचने का समय ले रहे हैं वो अनंत सूक्ष्म है। यदि समयांतराल अनंत सूक्ष्म, समयांतराल अनंत सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म, डेल्टा की टेंडिंग टू 0 हो, तो यहां पर उस सीमा को दिखाते हैं 1/r लिमिट डेल्टा की टेंडिंग टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/v लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा v बटा डेल्टा टी। बेटा तो ये हमारा ds/dt बन जाएगा। वन बाई स्मॉल r ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन स्मॉल v इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी dv अपॉन dt हो जाएगा। और ये जो dv अपॉन dt है एकांक समय के वेग परिवर्तन या समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर, ये हमारा त्वरण है। तो और ये हमारा एकांक समय में रेखीय विस्थापन, ये हमारा रेखीय है। तो v इक्वल्स टू ds/dt तथा a इक्वल्स टू हम लोग dv/dt रख सकते हैं, रख लेते हैं। इतना कर देंगे यहां पर, ये हमारा 1 अपॉन स्मॉल r v इक्वल्स टू 1 अपॉन v इंटू a। तो अभिकेंद्र त्वरण हमारा v स्क्वायर अपॉन स्मॉल r मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और चूंकि करके वेग में परिवर्तन वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर है, तो इस अभिकेंद्र त्वरण का जो दिशा होगा, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है, ओर होती है। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने बात की है कि जब कोई कण हमारा वृत्तीय मार्ग में गति करता है और इस प्रकार गति करे कि कण के वेग का जो परिमाण है वो नहीं है, तो कण के वेग में परिवर्तन के कारण कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण निरंतर कण के वेग की दिशा परिवर्तित होती है। तो कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण कण पर वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, और जिस त्वरण को हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और इस अभिकेंद्र त्वरण का मान v स्क्वायर अपॉन स्मॉल r के बराबर है।